6 मार्च 2026 पाकिस्तानी हुकूमत ने अचानक पेट्रोलियम मसनूआत पर 55 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। 2 दिन बाद तालीमी इदारे बंद कर दिए जाते हैं और हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलने की पॉलिसी मुतारिफ कराई जाती है। दूसरी तरफ इंडिया में भी हजारों रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन क्यों? The Strait of Hormuz will remain closed. Oil prices on another wild ride today. हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। 55 रुपए कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। 321 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। ये कौन सा तरीका है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 21 मील लंबा एक रास्ता जिससे पूरी दुनिया की इकॉनमी की सांसें चलती हैं। लेकिन इस छोटे से टुकड़े में ऐसा क्या है जो ये इतना ज़्यादा अहम, गैर मुस्तहकम और ज़्यादा ख़तरनाक है? इस वाटरवे का सबसे तंग हिस्सा सिर्फ 21 मील चौड़ा है, यानी अगर यहाँ पानी की जगह ज़मीन होती तो आप तकरीबन 20 मिनट में गाड़ी से इसे पार कर लेते। मगर यही छोटा सा रास्ता दुनिया की एनर्जी की सबसे अहम आर्टरी है, या यूं कह लें कि ये एक चोक पॉइंट है। और यही चोक पॉइंट दुनिया की इकॉनमी का गला घोंटने के लिए काफ़ी है, क्योंकि हर रोज़ तकरीबन 2 करोड़ बैरल ऑयल इस तंग रास्ते से गुजरता है। ये दुनिया की डेली ऑयल कंजम्पशन का तकरीबन 20% है और समंदर के ज़रिए होने वाली ऑयल ट्रेड का 1/4 से भी ज़्यादा हिस्सा इसी रास्ते से जाता है। दुनिया के बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई के लिए समंदर तक पहुंचने का यही वाहिद रास्ता है। अब खुद से एक सवाल पूछें, ऐसा सवाल जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स की नींदें उड़ा देता है। अगर ये रास्ता अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा? अगर हॉर्मुज से एनर्जी ट्रांसपोर्ट रुक जाए तो इंटरनेशनल इकॉनमी सिर्फ सुस्त नहीं होती बल्कि इसका दम घुट जाता है। इसकी एक झलक हमने तकरीबन 10 दिन पहले देखी, जब अमेरिका इसराइल के कलेक्टिव फौजी हमलों और ईरान के जवाबी ड्रोन हमलों के बाद इसमें जहाज़ों की आमदोरफ्त तकरीबन रुक गई थी और तेल की कीमतें अचानक $20 फी बैरल तक बढ़ गई थी, जिससे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस के खदशात पैदा हो गए। जब इस गला घोंटने वाली गिरफ्त को सख्त किया जाता है तो हर चीज़ की कीमतें बढ़ने लगती हैं, आपकी गाड़ी के फ्यूल से लेकर आपकी टेबल पर रखे खाने तक। आखिर ऐसा क्यों है कि ज्योग्राफिकली इतनी छोटी सी जगह दुनिया की इतनी बड़ी दौलत को कंट्रोल करती है? क्योंकि ये मखसूस समंदरी रास्ता, जिसके एक तरफ ओमान के पहाड़ तो दूसरी तरफ ईरान का साहिल है, ज़मीन के सबसे ख़तरनाक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक बन चुका है। ये वो जगह है जहां मुआशी मफादात, पुरानी दुश्मनियां और जदीद फौजी ताकत हर रोज़ आपस में टकराती है। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और आज हम इन तंग पानियों में खेले जाने वाले एक इंतहाई हसास और ख़तरनाक जियोपॉलिटिकल खेल को समझने की कोशिश करेंगे। ये समझने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे जाकर इसे एक बिगर पिक्चर में देखना होगा कि आखिर ये स्ट्रेट होती क्या है और क्यों सदियों से यही तंग समुद्री रास्ते सल्तनतों के उरूज और जवाल का फैसला करते आए हैं। इसका जवाब समझने के लिए हमें ज्योग्राफी के एक सादा मगर ताकतवर तस्वुर को समझना होगा। स्ट्रेट्स, सादा अल्फाज में स्ट्रेट एक पतला सा रास्ता होता है जो 2 बड़े समुद्रों को आपस में मिलाता है। इसे यूँ समझ लें जैसे पानी का बना हुआ एक पुल। ये रास्ते ज्योग्राफिकली इसलिए अहम होते हैं क्योंकि जहाज अक्सर बड़े समुद्री इलाकों के दरमियान सफ़र के लिए इन्हीं रास्तों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये इतने अहम क्यों हैं? क्योंकि those who controls the waters controls the world। इंटरनेशनल ट्रेड का तकरीबन 80 से 90% हिस्सा समंदर के जरिए होता है, इसलिए समुद्री रास्ते आलमी मईशत की बुनियादी लाइफ लाइन है। स्ट्रेट्स जहाज़ों के सफ़र को मुख्तसर बनाती हैं और तिजारती ट्रैफिक को एक जगह पर जमा कर देती हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां टाइम इज़ मनी, शिपिंग कंपनियां हमेशा सबसे छोटा रास्ता ढूंढती हैं ताकि फ्यूल और वक्त दोनों बचाए जा सके। अगर ये शॉर्टकट्स ना हो तो पर्शियन गल्फ से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को पूरे अफ्रीका के गिर्द हज़ारों मील का इजाफी सफ़र करना होगा, जिससे सफ़र में हफ्तों का इजाफा और तेल या सामान की कंटेनर्स की कीमतों में बड़ा इजाफा हो जाएगा। लेकिन इस सहूलत के साथ एक बड़ा मसला भी है। जब इंटरनेशनल ट्रेड के जहाज़ इन तंग रास्तों से गुजरने पर मजबूर होते हैं तो वो वहीं पर जमा हो जाते हैं। इसी को एक्सपर्ट समंदरी चोक पॉइंट्स कहते हैं। इसलिए अगर यहाँ कोई रुकावट आ जाए, चाहे वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई टेक्निकल हादसा या अचानक नाकाबंदी, तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन मुतासिर हो सकती है और ऑयल या एनर्जी की कीमतें फौरन बढ़ सकती हैं। जैसा कि हमने अभी कुछ टाइम पहले देखा, दुनिया भर में तकरीबन
200 के करीब स्ट्रेट्स और नहरें मौजूद हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ चंद ही ऐसी हैं जिन्हें स्ट्रेटेजिक लिहाज से इंतहाई अहम समझा जाता है। अगर आप इन चंद रास्तों को कंट्रोल कर लें तो आपके पास ऐसी ताकत आ जाती है जो ममालिक के उरूज और जवाल का फैसला करती है। मिसाल के तौर पर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के दरमियान वाक़ तकरीबन 900 किलोमीटर तवील ये रास्ता दुनिया का मसरूफ़ तरीन ऑयल चोक पॉइंट है। यहाँ से रोज़ाना तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख बैरल तेल गुजरता है, जो समंदर के ज़रिए होने वाली इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड का तकरीबन 30% बनता है। ये मिडिल ईस्ट के एनर्जी पैदा करने वाले ममालिक और ईस्ट एशिया की बड़ी इंडस्ट्रियल इकॉनमी के दरमियान सबसे मुख्तसर समुद्री रास्ता है। लेकिन सबसे मशहूर शॉर्टकट सुएज़ कैनाल है, जो बहरा रोम को बहरा अहमर से मिलाती है। इसके साथ साउथ में वाक़ बाबुल मंदब स्ट्रेट मिलकर यूरोप और एशिया के दरमियान ट्रेड का मरकजी रास्ता बनाती हैं। हमने इस रास्ते की वीकनेस 2024 में भी देखी, जब खित्ते में कशीदगी की वजह से जहाज़ों की आमदोरफ्त तकरीबन 50% तक कम हो गई और बहुत से बड़े जहाज़ों को मजबूरन पूरे अफ्रीका के गिर्द लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़ा। जब ये समुद्री चोक पॉइंट्स नाकाम हो जाते हैं तो मुतबादिल रास्ता केप ऑफ गुड होप रह जाता है, लेकिन ये कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि एक मजबूरी में लिया गया लंबा चक्कर होता है। साउदर्न अफ्रीका से घूमकर आने की वजह से सफ़र में हज़ारों मील का इजाफा हो जाता है और यूरोप पहुंचने में तकरीबन 15 दिन ज़्यादा लगते हैं। इसका मतलब है ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन, ज़्यादा इंश्योरेंस और आखिरकार वही इजाफी कीमत आपको रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते वक्त अदा करनी पड़ती है। इन तमाम अहम रास्तों में एक ऐसा चोक पॉइंट है जो दुनिया का सबसे हसास तवानाई का रास्ता समझा जाता है। ये दुनिया के 10 बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में से 5 के लिए समंदर तक जाने का वाहिद रास्ता है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, दुनिया का सबसे अहम जियोपॉलिटिकल एनर्जी चोक पॉइंट। और ये समझने के लिए कि आज ये दुनिया का सबसे खतरनाक कशीदगी वाला मकाम क्यों बन चुका है, हमें इस स्ट्रेट के ख़ास और तंग जियोग्राफी को देखना होगा। जियोग्राफिकली ये स्ट्रेट एक ऐसे मुकाम पर है जहाँ नॉर्थ में ईरान और साउथ में ओमान और यूएई वाक़े है। ये पर्शियन गल्फ को ओमान से जोड़ती है और वहाँ से आगे रास्ता अरेबियन सी में खुल जाता है, लेकिन जहाज़ इस 21 मील के पूरे इलाके में आज़ादाना सफ़र नहीं कर सकते। यहाँ मुख्तलिफ जज़ायर और पानी की मुख्तलिफ गहराइयाँ मौजूद हैं, इसलिए बड़े ऑयल टैंकर्स के लिए असल रास्ता और भी महदूद हो जाता है। इंटरनेशनल ट्रैफिक सिस्टम के तहत जहाज़ों को 2 अलग अलग रास्तों में गुजारा जाता है। हर रास्ता सिर्फ 2 मील चौड़ा है और इन दोनों के दरमियान भी तकरीबन 2 मील का बफर जोन रखा गया है। ये एक्सट्रीम कंजंक्शन यानी इंतहा से ज्यादा तंगी ही इस आबनाए को, इस स्ट्रेट को एक तरह का साहिली जाल बना देती है। नॉर्थ शिपिंग लेन ईरान के साहिल से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर है, जिसका मतलब ये है कि दुनिया का सबसे कीमती सामान ईरानी साहिली डिफेंस सिस्टम और कश्तियों की आसान पहुंच में होता है। Attention all ships from now on. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. यही ज्योग्राफियाई तंगी एक अजीब कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। एक तरफ ये इतनी गहरी है कि दुनिया के सबसे बड़े ऑयल टैंकर्स भी यहाँ से गुजर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये इतनी तंग है कि अगर यहाँ कोई जंग, हादसा या फौजी नाकाबंदी हो जाए तो पूरा मिडिल ईस्ट मफलूज हो सकता है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा बॉटलनेक कहा जाता है। असल अहमियत इस रास्ते की नहीं बल्कि उस चीज़ की है, उस मटेरियल की है जो इन पानियों से गुजरता है, यानी हमारी जदीद दुनिया की एनर्जी। दुनिया का सबसे बड़ा तेल इंपोर्ट करने वाला मुल्क चाइना अपनी तकरीबन 30% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से हासिल करता है, जबकि जापान का 95% क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है, जिसमें से 70% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है। साउथ कोरिया और इंडिया की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की स्टेबिलिटी अरबों लोगों के लिए कौमी सलामती का मसला बन चुकी है। और बात सिर्फ तेल तक महदूद नहीं, ये स्ट्रेट LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस के लिए भी एक इंतहाई अहम रास्ता है, खास तौर पर कतर से आने वाली गैस के लिए, जो दुनिया के बड़े एक्सपोर्टर्स में शामिल है। कतरी गैस का तकरीबन 80% हिस्सा एशिया पैसिफिक ममालिक को जाता है, जबकि यूरोप अपनी 14% ज़रूरत यहाँ से पूरी करता है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। ईरान के फौजी रहनुमा अच्छी तरह जानते हैं कि वो कन्वेंशनल और बड़े पैमाने की बहरी जंग में अमेरिका या दूसरी आलमी ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने एक मुख्तलिफ हिकमत अमली इख्तियार की, जिसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहा जाता है, यानी ऐसी जंगी स्ट्रेटजी जिसका मकसद खुले समंदर पर कब्जा करना नहीं बल्कि जहाज के सफर को खतरनाक और मुश्किल बना देना है, जिसे अमूमन एंटी एक्सिस एरिया डिनाइल कहा जाता है।
اس کا مقصد یہ ہے کہ اسٹریٹ کو اتنا خطرناک بنا دیا جائے کہ کوئی بھی اسے استعمال کرنے کی ہمت نہ کرے۔ اس حکمت عملی کے ہتھیار بھی مختلف اور خطرناک ہیں۔ اندازوں کے مطابق ایران کے پاس تقریباً 6000 سمندری بارودی سرنگیں نیول مائنز موجود ہیں۔ انہیں سبمرینز یا عام نظر آنے والی شہری کشتیوں کے ذریعے خفیہ طور پر سمندر میں بچھایا جاتا ہے، جس سے جہاز کے راستے میں چھپا بارودی میدان بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے ساحلی علاقوں میں اینٹی شپ میزائل سسٹم بھی لگائے ہوئے ہیں، جیسے نور اور قادر میزائل، جو زمین سے ہی بڑے آئل ٹینکرز کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ تمام کارروائیاں زیادہ تر اسلامک ریولیوشنری گارڈز کور نیوی IRGC کے کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ IRGC کے پاس سینکڑوں چھوٹی اور تیز رفتار حملہ آور کشتیاں ہیں جن پر راکٹ اور ٹارپیڈو لگے ہوتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار سوارم ٹیکٹکس کہلاتا ہے، یعنی بہت سی چھوٹی کشتیوں کا ایک ساتھ حملہ کر کے بڑے جنگی جہازوں یا ٹینکرز کو گھیر لینا۔ ریسنٹ ایئرز میں ایران نے اس اسٹریٹجی میں خودکش ڈرونز بھی شامل کر لیے ہیں۔ 2026 کے بحران میں ہم نے اس کی مثال دیکھی جب ایک فضائی حملے میں پرائما نامی آئل ٹینکر کو آگ لگا دی گئی۔ اسی فوجی طاقت کی وجہ سے ایران بار بار آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی کو اپنی سب سے بڑی جیو پولیٹیکل طاقت کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے۔ جب بھی ایران پر معاشی پابندیاں یا فوجی دباؤ بڑھتا ہے تو تہران یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اپنا تیل ایکسپورٹ نہیں کر سکتا تو پھر اس خطے سے کسی اور کا تیل بھی باہر نہیں جائے گا۔ اسے ہرمز اسٹرینگل ہولڈ کہا جاتا ہے، جو انٹرنیشنل اکانومی کے لیے مسلسل خطرہ بنی رہتی ہے۔ اسی خطرے کا مقابلہ کرنے اور انٹرنیشنل اکانومی کو بحران سے بچانے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی اس علاقے میں مستقل اور بڑی فوجی موجودگی رکھتے ہیں۔ اس پورے نظام کا ہب بحرین میں قائم امریکی 5th فلیٹ ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے، دنیا تک انرجی کی سپلائی کو ہر حال میں جاری رکھنا۔ 5th فلیٹ تقریباً 25 لاکھ مربع میل سمندری علاقے کی نگرانی کرتا ہے، جس میں پرشین گلف، بحیرہ احمر اور عربین سی شامل ہیں۔ یہ صرف چند جہازوں کا بیڑا نہیں، بلکہ ایک جدید بحری طاقت ہے جس میں ایئر کرافٹ کیریئرز، ڈسٹرائرز، میزائل ڈیفنس جہاز اور بارودی سرنگوں کو تباہ کرنے والے خصوصی جہاز شامل ہوتے ہیں۔ یہ تمام فورسز عالمی معیشت کے لیے ایک حفاظتی ڈھال کا کام کرتی ہیں، لیکن امریکہ یہ کام اکیلا نہیں کرتا۔ وہ مختلف ممالک کے ساتھ مل کر ملٹی نیشنل نیوی بناتا ہے، جس میں برطانیہ، فرانس، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ تمام ممالک سمجھتے ہیں کہ اگر آبنائے ہرمز بند ہو گئی تو یہ سب کے لیے تباہ کن ہوگا، اس لیے وہ انٹیلیجنس شیئرنگ اور مشترکہ پیٹرولنگ کے ذریعے جہازوں پر حملوں اور راستے بند کرنے کی کوششوں کو روکتے ہیں۔ موجودہ بحران دراصل ایک لمبی اور وائلنٹ ہسٹری کا نیا چیپٹر ہے۔ یہ علاقہ کئی دہائیوں سے کشیدگی دیکھتا آیا ہے، حادثاتی فائرنگ سے لے کر مکمل بحری جنگ تک، اور ان تنازعات کے اثرات آج بھی عالمی طاقتوں کی پالیسیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اس آبنائے کی کمزوری کا سب سے بڑا ثبوت ایران عراق جنگ کے دوران ملا۔ یہ جنگ ابتدا میں زمینی لڑائی تھی، لیکن جلد ہی سمندر تک پھیل گئی اور جسے بعد میں ٹینکر وار کہا گیا۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے تجارتی آئل ٹینکرز پر حملے شروع کر دیے، یہاں تک کہ غیر جانبدار ممالک کے جہاز بھی نشانہ بننے لگے۔ 1988 تک اس کانفلکٹ کے دوران سینکڑوں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان 8 سالوں میں جتنے مرچنٹ میرینرز ہلاک ہوئے وہ دوسری جنگ عظیم ورلڈ وار 2 کے بعد کسی بھی دور سے زیادہ تھے۔ اگر ہم 21 سینچری کی طرف آئیں تو طریقے بدل چکے ہیں، لیکن مقصد وہی پرانا ہے، رکاوٹ پیدا کرنا۔ جیسے 2019 میں عمان کے قریب آئل ٹینکرز پر حملوں کی ایک سیریز نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان واقعات اور جدید سرویلنس ڈرونز گرائے جانے کے بعد دنیا بھر میں یہ خدشہ دوبارہ بڑھ گیا کہ پیٹرولیم کی آزادانہ ترسیل ایک بار پھر خطرے میں ہے۔ ان تمام واقعات سے ایک بات واضح ہوتی ہے، انٹرنیشنل اکانومی کو متاثر کرنے کے لیے مکمل جنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اتنی تنگ سمندری گزرگاہ میں ایک چھوٹا سا کنفلکٹ بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس وقت ہم اس راستے سے انٹرنیشنل ٹریڈ کو تقریباً رکتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہسٹری میں ایسی صورتحال زیادہ دیر برقرار نہیں رہی۔ لیکن موجودہ کشیدگی ایک بہت ہی اہم سوال پیدا کرتی ہے، اگر اسٹریٹ آف ہارمز واقعی مستقل طور پر بند ہو جائے تو دنیا کے ساتھ کیا ہوگا؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں۔